whether you are using the recording audio. ये बच्चे जो आएंगे यहाँ पे ऐड करते जाइएगा। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाउ द बीम मैसेज को नीचे करेंगे सब वीडियो कर इसको भी पॉज कर लें। ये तो हम उनको साथ साथ देते चलेंगे। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझा देती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन कहीं आपको कोई बात समझ नहीं आ रही और आपको मुझे रोक के क्वेश्चन करना है, उस सूरत में आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ आ रही हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम दूंगी, तो उसमें उस वक्त आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो और अपने जो भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। आज हम अपना बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट। मेरी आवाज़ बेहतर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा जी, हमारा नया टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है और ये किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। किस तरीके से इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक को एक साथ बैलेंस करके चलना है और किस तरीके से इनके दरमियान बैलेंस कायम किया जा सकता है, या कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इनके दरमियान बैलेंस कायम करते हैं, या कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को पूरा करने में अनसक्सेसफुल हैं। हम वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी नज़र में आप लोग इस वक्त अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होगा तभी आपको भी चीज़ें समझ और क्लैरिफाई होंगी। स्टूडेंट्स, यू कैन अनम्यूट योर माइक्स। यस मिस। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त इन्वायरमेंट आप लोगों की नज़र में क्या है? आप लोग क्या समझते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है? मैम हमारी सराउंडिंग्स जी, आपकी सराउंडिंग्स हमारी उसमें क्या इसको थोड़ा एक्सप्लेन। उसमें एटमॉस्फेयर हमारा जितना भी आ जाता है। जी, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी ऑल ओवर द यूनिवर्स, हमारे प्लानिटरी जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। अच्छा जी, इंक्लूडेड। मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बताती जाऊंगी, आप लोग साथ साथ उसको लिखते रहिएगा। नोट्स और कॉपी पेन कॉपी अपने पास रख लें ताकि आप लोग इजीली उसको लिख सकें, ठीक है। मैम आपने टॉपिक का नाम क्या बताया? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी इजीली। The complex physical, chemical and biotic factors that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival। कोई भी ऐसी जानदार चीज़, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सब क्या कहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। फिर वो आप केमिकल्स की बात कर लें, कोल की बात कर लें, चाहे वो बायोटिक हो या नॉन बायोटिक या अबायोटिक हो। अबायोटिक और नॉन बायोटिक में कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। और वो सारी ही चीज़ें, तमाम चीज़ें। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बायोटिक और नॉन बायोटिक क्या होता है। बायोटिक लिविंग थिंग्स हो गए। लिविंग थिंग्स में कौन आ गया? चरिंद परिंद, इंसान और जानवर, ये सारी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स।
नॉन बायोटिक या अबायोटिक में क्या आता है? कोल, हवा, वाटर, जो कि मैन मेड ना हो। हम लोगों ने जब हम बचपन में हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वायरमेंट की, उसमें ये था कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो टेबल चेयर होता है। यहाँ पे हम टेबल चेयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग जो इंसान ने ना बनाई हो, ठीक है। अब हवा है, वो इंसान ने नहीं बनाया। पत्थर है, वो इंसान ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है। पानी है, इंसान ने नहीं बनाया है, कुदरत ने बनाया है। लकड़ियां हैं, कोल है, इसी तरीके से सोना है, कॉपर है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या अबायोटिक नॉन बायोटिक चीजें हैं। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? होप कि सबको क्लियर हो। आगे हम बढ़ते हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टॉपिक में। इकोनॉमिक फैक्टर समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और वो हमारे लिए किस तरीके से काम करता है। हम लोगों ने बायोटिक और अबायोटिक को समझ लिया कि वो किस तरीके से काम करते हैं और वो क्या होते हैं। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आपकी नज़र में इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या है? रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन आर लाइफ्स और रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड क्या है? जी किसा? यस मिस, सोच रही हूँ मैं। जब तक कोई और बता दे, हमारे पास इसमें लिमिटेड टाइम है। किसी को भी नहीं पता एक कि तरह इन्वायरमेंट? जी मिस, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हम सांस ले पा रहे हैं ना। एक तरह से जिंदगी भी एनवायरनमेंट ही मतलब वो कर रहा है। उसमें बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं जो हमें थ्रू एनवायरनमेंट मिल रही हैं, और भी काफ़ी चीज़ें एनवायरनमेंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते जी जी हैं, बिल्कुल। लाइक कोल हो गया, वुड हो गई, जी इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें, पानी। हम्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट का। ओके। जी हारिस। मैम यही है कि न्यूट्रिशन वगैरह, साफ पानी और पॉल्यूशन फ्री, ये है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं। हम इसको वन बाय वन लेके चलते हैं कि इसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन इन्वायरमेंट का जो है वो हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है। अब इन्वायरमेंट किसी को कैसे रिसोर्सेज सप्लाई कर सकता है? हमारी जो भी रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट देता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमें कोल इन्वायरमेंट से मिलता है। हमारे बहुत सारे फूड जो रिलेटेड क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटीज़ है वो हमें इन्वायरमेंट देता है। हम अपना फूड अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। हमारे नशो नुमा, हमारे लिए साफ़ पानी का पीने का पानी या फिर हमारे लिए ताज़ी हवा, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है हमें? इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने फसलों वगैरह में कभी विजिट किया हो, कि जब एक सेब होता है तो वो सेब भी इन्वायरमेंट के कलर का ही होता है। अब एक दरख्त पे सेब लगा हुआ है तो वो बिल्कुल ग्रीन होता है, उसमें आपको एज सच फर्क पता नहीं चल रहा होता, या आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो सेब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल पक जाता है और हमारे यूज़ करने के काबिल बन जाता है, उस वक्त क्या कहते हैं उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो एक अलग कलर में आ जाता है। तो नेचर हमें इंडिकेट करता है कि अब ये हम हमारी ज़रूरियत के लिए या हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये चीज़ तैयार है या जनरेट है, ठीक है। इसी तरीके से ही सारे जो भी रिसोर्सेज इस दुनिया में पाए जाते हैं वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, फिर चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, एयर से रिलेटेड हो, या फिर लकड़ी से रिलेटेड हो, या पत्थर से रिलेटेड हो, ठीक है। हमारा पहला फंक्शन क्या हो गया? सप्लाई रिसोर्सेज। अपने पास पहला फंक्शन लिख लें, सप्लाई रिसोर्सेज। नेक्स्ट फंक्शन इन्वायरमेंट का क्या होता है? अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं। इन्वायरमेंट हमारा वेस्ट ऑब्जर्व करता है। हम इसे वेस्ट ऑब्जर्व भी कह सकते हैं या फिर एसिमुलेट्स वेस्ट भी कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते वेस्ट हैं। मैम, वेस्ट कहा आपने? जी वेस्ट,
वेस्ट जो हमारी क्या कहते हैं, चाहे वो वेस्ट किसी भी किस्म का हो, हमारा गार्बेज डंपेज हो या फिर हमारा कोई और कूड़ा करकट हो, उसकी मैं आपको एग्जांपल्स देके समझा देती हूँ। लेकिन फिलहाल इसको लिखें कि एब्जॉर्ब वेस्ट। हमारा वेस्ट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, देखें, जब हम सांस एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इन करते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या फिर हमारे मुल्क में आप हमारे मुल्क या पूरी दुनिया में ही देख लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट डंप करती हैं, तो उसको भी हमारा इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करता है। चाहे उस कूड़े को जलाया जाए, चाहे उस कूड़े को किसी और तरीके से डंप किया जाए या उस वेस्ट को किसी और तरीके से ख़त्म किया जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, कहने का मकसद ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, वो वेस्ट किसी भी किस्म का हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपना नया टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे रोल ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसका सस्टेन लाइफ। अच्छा जी, हाँ, लाइफ किस तरीके से सस्टेन करती है हमारी लाइफ? इस तरह हमारी सस्टेन करता है कि देखें, हमें जब ताज़ा हवा मिलेगी तो हम क्या कहते हैं, अच्छा फील करते हैं। क्यों कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, या सी व्यू पे, अक्सर जो सी व्यू के गरीब लोग रहते हैं वो बड़े मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, या सुबह फजर के वक्त वो लोग वॉक करते हैं या जॉग करते हैं, क्योंकि उस वक्त सारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और जो सारे हमारे इन्वायरमेंट बहुत तरीके से काफ़ी सिक्योर होता है सुबह के वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का काम बंद हो चुका होता है, और वो इतना टाइम पीरियड आ जाता है हमारे मोबाइल और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनकी रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो सारी कुछ देर के लिए ऑफ हो चुकी होती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो रात का वक्त होता है उस वक्त नेगेटिविटी कम हो जाती है। वो नेगेटिविटी इन सेंस आपकी इन्वायरमेंट को जो चीज़ें हार्म कर रही होती हैं वो उस वक्त ऑफ होती हैं, या उस वक्त तो इस्तेमाल में नहीं होती। इस वजह से सुबह की जो नशो नुमा आपको मिलती है, वो ताज़ा हवा इसी तरीके से आप ले सकते हैं, और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ के लिए, चरिंद परिंद जितने भी लिविंग थिंग है इस एनवायरनमेंट में, उन सबकी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी और एक बेहतरीन ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा जो चौथा फंक्शन है इन्वायरमेंट, देखिए हमारी ज़िंदगी में इन्वायरमेंट को हम निकाल के बाहर तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इन्वायरमेंट हमारे साथ साथ ही चलता है। बहुत तरीकों से अब ये इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। वो ख़राब किस लिए हो रहा है, ये हम फंक्शंस के बाद देखते हैं कि वो किस तरीके से उसमें खराबियां आ रही हैं, या उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं कि अब इन्वायरमेंट की इतनी तब्दीली हो रही है, या जो वो ताज़ा हवा पहले होती थी या हुआ करती थी वो नहीं है। अब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट हमारा है फंक्शंस में एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो एक जैसा ही है। जब आपको एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जब आप नेचर को एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, या फिर जब आप नेचर को अच्छा रखेंगे, तो वाइस वर्सा वो आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगा, या आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी रोल अदा कर पाएगा। अब आप अपने घर की मिसाल ही ले लें, अगर आप घर में कूड़ा करकट जमा करके रखते हैं और सफाई नहीं करते, 4 दिन आप सफाई ना करें और 5वें दिन आप खुद देखेंगे कितनी मट्टी और जाले आए हुए होंगे घर में, तो उस घर में आपके लिए रहना खुद भी अजियतनाक बन जाएगा। क्योंकि जब हम गंदगी में रहते हैं तो हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सारी चीज़ें उसी तरीके से एक्ट करती हैं। हमें फ्रेश होने के लिए या हमें फोकस्ड होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सराउंडिंग क्लीन हो, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो, क्योंकि सफाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। अगर हम इसमें बात करें माइंड सेट की भी, तो जब तक हमारा माइंड इस चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा और हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसकी मैंने आपको मिसाल भी दी थी
कि जब आप निकलते हैं और आप देखते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, तो आपको गुस्सा आने लगता है। सुबह आप ऑफिस के लिए बहुत एक्टिवली उठते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर कहीं कोई आपकी गाड़ी को टक्कर मार जाता है क्योंकि इतना जैम पैक ट्रैफिक होता है। तो उस सारी चीज़ों का आपके माइंड पे असर पड़ता है, और जब आपके माइंड पे असर उस चीज़ का होता है तो इवेंचुअली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हर्ट कर रहा होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे हमने ये डिस्क्राइब कर लिया कि भाई क्या फंक्शन है या फिर क्या रोल है एनवायरनमेंट का हमारी ज़िंदगी में। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बस आपको चीज़ें समझाने के लिए कि ये किस तरीके से, और यही एक बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट का फंक्शन है वो क्या है और वो हमारे लिए कितना अहम है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो पॉइंट कह रहे हैं कि केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। केयरिंग कैपेसिटी क्या मतलब? केयरिंग यहाँ पे केयरिंग वाला नहीं, कैरी करने वाला केयरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी से मुराद मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि लेट्स सपोज एक इंसान है, मैं हूँ जैसे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न उठा पाऊँगी? मैं 40 किलो उठा लूँ, मैं मैक्सिमम वज़न मैं इतना उठा सकती हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मेरी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 40 किलोज़ की है, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं इससे ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती, ये मेरी कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, इसी तरीके से सेम गोज़ विद नेचर। अगर हम उसमें कूड़ा करकट भरते चले जाएंगे, वेस्ट डंप करते चले जाएंगे, तो हमारे जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो इतना सारा वेस्ट एक साथ ऑब्जर्व कर सके। अगर फॉर लेट्स सपोज यहाँ पे एक बात करते हैं हम कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट है, लेट्स सपोज वो सिर्फ 1 टन का जो वेस्टेज है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पे 1000 टन वेस्टेज डाल दिया, तो क्या वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एब्जॉर्ब करना आसान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जहाँ पे उसकी 1 टन की सिर्फ कैपेसिटी थी, हमने वहाँ पे 1000 टन डाल दिए, तो ऑब्वियसली वो जो बैलेंस है वो तो ख़राब होगा ही। इन्वायरमेंट जब नहीं सस्टेन कर पाएगा या नहीं उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उससे क्या होगा? उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। अच्छा जी, अब इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको अब लाती हूँ मेन टॉपिक की तरफ। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, जब हम एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो हमें ये देखना होता है कि क्या एनवायरनमेंट उतने रिसोर्सेज को जनरेट कर पा रहा है या नहीं, वो बैलेंस है या नहीं। लेट्स सपोज हमने रिसोर्सेज जो थे 100 रुपए के हमें चाहिए थे, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ 30 रुपए के रिसोर्स जनरेट कर पा रहा है, और हमने उससे 100% रिसोर्स ले लिया। अब वो जब तक 30, अब हमारे यहाँ पे जो बैलेंस था वो बैलेंस ऑटोमेटिकली खराब हो गया, क्योंकि हमने उससे रिसोर्स लिया 100%, और वो जनरेट कितना कर पा रहा है एट अ टाइम? सिर्फ 30%। यहाँ पे जो डिसबैलेंस आया, यहाँ से क्या हुआ? हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो मिस, सही है, क्लियर है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसको ही मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इट रेफर्स कि केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट अंडर इट इज able to perform the functions without any interruption, ठीक है। जब हम जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो अपना फंक्शन एनवायरनमेंट वो ठीक से नहीं कर पाएगा, वो अपना रोल सही से अदा नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हमें बैलेंस में चलना है। अगर हमारा एनवायरनमेंट हमें जनरेट सिर्फ 1 टन ही रिसोर्स करके दे पा रहा है वक्ती तौर पे, तो हमें उससे 1 टन ही लेना है,
उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इवेंचुअली हम डिसबैलेंस में जाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। और डिग्रेड होने की सूरत में क्या होगा, जब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया तो ऑब्वियसली कि हमारा जो बैलेंस है वो ख़राब होगा। उसके बाद साफ़ पीने का पानी या फिर ताज़ी हवा, जो सारी चीज़ें हमारी एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए ज़रूरी है या एक क्वालिटी लाइफ के लिए अहम है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की। यहाँ पे वही बात आ गई कि किस तरीके से, ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका रिपीटेशन है कि एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट। इसी तरीके से कैरिंग कैपेसिटी में वेस्टेज का भी एक कैपेसिटी है और उसी कैपेसिटी के मुताबिक वो जो इन्वायरमेंट है हमारा वो उस वेस्ट को झेल पाएगा या फिर कैरी कर पाएगा। अब यहाँ तक हमने ये बात समझ ली कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अच्छा, अब इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक का लिंकेज क्या है, हम ये बात करते हैं। देखिए जी, हम इंसान हैं, हम रह रहे हैं इस दुनिया में और चीज़ें चल रही है, आप इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल एक चीज़ के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं तो आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, पैसे नहीं तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरी दुनिया की जो रियासतें हैं और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है और ये सारी चीज़ें हैं, ये किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, इकोनॉमिक्स पे सर्वाइव कर रही हैं। और इकोनॉमिक बढ़ाना एक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो बाज़-औक़ात एनवायरनमेंट के ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाते हैं और बाज़-औक़ात ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो इश्यूज़ भी हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा स्टेटिस्टिक्स देती हूँ कि 70% जो दुनिया की आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, मतलब गांव देहात के एरियाज़ में रहती है 70%। ठीक है, अब उनका जो फूड रिसोर्स है या वो क्या है, वो मछली पकड़ना और खाना, उससे उनका फूड रिसोर्स होता है और यही उनकी एक ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी को या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और उससे क्या होता है, जब वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, एक तो अर्बन एरियाज़ पे लोड, ठीक है, अब वो जो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती तो वो इकोनॉमिक लोड जो अर्बन एरियाज़ का होता है या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा जी, वो बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, क्राइम बढ़ जाता है। अब एक बंदा जो कमाने के लिए यहाँ पे आया और उसको जॉब ही नहीं मिली तो इवेंचुअली क्या बढ़ गया, वो फिर कोई क्राइम ही करेगा, या तो चोरी करेगा या डकैती करेगा या किसी का कत्ल करेगा। इस तरीके के दीगर और बहुत स्ट्रीट क्राइम्स जो आज आप बढ़ते देख रहे हैं, वैसे कोविड की सिचुएशन में वो हालात तो आपके सामने हैं। जहाँ जॉब इनसिक्योरिटीज होंगी वहाँ क्राइम ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, अब जो हमारी 70% आबादी रही रूरल एरियाज में रही है और हमारे जो बाकी आबादी है उस पर इकोनॉमिक लोड बढ़ता चला जाता है इस माइग्रेशन से या इस डाइवर्जन से, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम इस पॉइंट को इस तरीके से लेके समझते हैं कि आपको जिंदा रहने के लिए पैसे ज़रूरी हैं, ये बात हमने समझ ली। आपको क्या कहते हैं, अपने चीज़ें चलाने के लिए आपको स्कूलिंग करनी है, आपको फीस चाहिए, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको फीस चाहिए, आपको ट्रैवल करना है, आपको रेंट चाहिए, पैसे चाहिए, आपको घर लेना है, आपको उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। सही है, इसी तरीके से स्टेट की भी हर सारे काम बगैर इकोनॉमी और बगैर फाइनेंस के नहीं होते, उनको भी फाइनेंस और इकोनॉमी चाहिए होती है। ठीक है, अब मैं आपकी इसको एक्सप्लेनेशन, इसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं और ये किस तरीके से चलते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिक्लाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे, देखें, ये जो इन्वायरमेंट के इश्यूज और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो कि मैं आपको पहले, जो प्रीवियस टॉपिक था आपका
इंटरनेशनल ऑर्डर, उसमें मैंने आपको कैपिटलिज्म पढ़ाया है कि कैपिटलिज्म क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं रियासतों को, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज होना है, कैपिटलिज्म ने उसको बताया कि भाई तुम इंडस्ट्रियलाइज हो, इससे तुम्हारी तरक्की होगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगाओगे, बनाओगे, उसको एक्सपोर्ट करोगे, तभी आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। लेकिन वो सब करने से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत सारे असर पड़ते हैं। क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री है और कोई इंडस्ट्री बनने जा रही है या लगने जा रही है, तो विदाउट उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो पानी का है और बिजली का है। आपके पास बिजली और पानी नहीं है, आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ये बेसिक फैक्टर्स हैं। गवादर देखें, गवादर पोर्ट का आपने सुना ही होगा कि गवादर में इंडस्ट्रीज लगने पे जो एक मजाक आपने सुना होगा कि गवादर में पानी तो है नहीं, इंडस्ट्रीज लगाएंगे कैसे। तो ये मजाक हो ही इसलिए रहा है क्योंकि एक इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बेसिक मीन है वो पानी है। विदाउट पानी कोई चीज़ नहीं बनती है, उसमें पानी की ज़रूरत होती ही होती है। वाटर इज़ द मेन सोर्स, ठीक है। और जब आपके पास पानी ही नहीं है, ऑब्वियसली अब आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं और उसमें आप वो पानी यूज़ कर रहे हैं और वो पानी बाद में निकल रहा है, तो वो पानी गंदा होके ही निकल रहा है, वो अच्छा तो नहीं होके निकल रहा। और उसके बाद आप उसको डंप कर रहे हैं सीज में, रिवर्स में, तो वो क्या हो रहा है कि आपका जो सीज का पानी, रिवर्स का पानी, लेक का पानी, उसको भी वो आलूद कर रहा है। तभी जो हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है, वो इसी वजह से फैल रहा है क्योंकि जब हम गंदा पानी डंप कर देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूट होता है, जो हमारा इजाफी वाटर, जो सही भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो हमारा डंपलिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है। हमारे डंपिंग सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ड्रेनेज अगर कर रही है इंडस्ट्रीज तो उनको ठीक तरीके से उसको करना है ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। अच्छा जी, हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिक्लाइन। बाजू का क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कहते हैं, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो भी हल होते हैं। किस तरीके से, उसको देखते हैं कि किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, हमें प्रॉफिट हुआ और हमने उस चीज़ से, हमारे पास पैसे पहले कम थे लेकिन बाद में हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए। अब हमने जो 5 करोड़ हमारे पास थे उसकी जगह हमारे पास 25 करोड़ आ गए, ठीक है। तो उस 25 करोड़ में से हम 5 करोड़ इन्वायरमेंट पे लगा सकते हैं। हम सफाई सुथराई करेंगे। आप अपने घर की मिसाल ले लें, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप अपने घर पे एक रेगुलर मासी भी लगा लेंगे, एक सर्वेंट भी लगा लेंगे कि भाई वो रोज़ आए और रोज़ आपका घर साफ करे, कूड़ा करकट उठाए और वो बाहर फेंक दे, डंप कर दे उसको अच्छी जगह, या फिर गंदगी ना हो और सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाएगा, रोज़ आपके कपड़े धुलेंगे, प्रेस होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब एक स्टेट के पास या एक रियासत के पास इतना इकोनॉमी रेज हो जाती है तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए काम करता है और कर सकता है कि रोज़ रोड्स की सफाई हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं और इस किस्म के जो काम होते हैं, इससे कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही इन्वायरमेंट के जो मसले मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम उसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो देखते हैं क्या है। एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इनिशियली वर्सन बट देन इम्प्रूव्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आई कि जब आप बाजुकात ऐसा होता है कि जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें उससे इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमी है वो तो डेवलप हो रही होती है, लेकिन हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत इनिशियली नुकसान पहुंचता है और बाद में वो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इनिशियली बेसिस पे उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। अब कोई भी नई चीज़ है जिसमें आप अपनी क्या कहते हैं, चीज़ें देख लेते हैं कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ उसकी, कि जब हमने इंडस्ट्री लगाई, अब इनिशियली पीरियड पे जब हमने इंडस्ट्री लगाई या कोई भी कोल माइनिंग कंपनीज होती हैं
वो आके कोल निकालते हैं, तो वो पूरा एरिया जो इकोलॉजिकली है वो पोल्यूट हो जाता है, और जो उसका पोल्यूशन होता है वो उस चीज़ को ख़राब कर देता है। वहाँ पे चलन परंत कुछ भी नहीं रहता उस वक्त तक के लिए, कि जब तक उसको ठीक ना कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही आपने ठीक कर लिया और उसके बाद आपने उससे आपकी इकोनॉमी भी डेवलप हो गई, उसके बाद जब आपने उस पर थोड़ा सा पैसा लगा के भाई हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, हम यहाँ पे कोल से एनर्जी बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी गंद गलाजत होती है हम खुद ही उस पर 2-4 पैसे खर्च करके उसको साफ सुथरा कर देते हैं। और उसको साफ सुथरा करने से क्या होता है कि हमारा उस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत एक अच्छी मिसाल देना चाहूँगी कि जापान में ये लॉ है, उन्होंने अपना ये लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा जिसको इंडस्ट्री लगानी है या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने कोई भी नई इंडस्ट्री लगानी है, तो वहाँ का ये लॉ है कि वो अपना सबसे पहले जो ये वेस्ट है इसको, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, बांग्लादेश, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, कि उनका वेस्टेज नाला बना हुआ होता है और सारा वेस्टेज वहीं डंप हो रहा होता है। इस तरीके से वहाँ नहीं है, उन्होंने इस बात पे इतनी सख्ती कर ली है। अब आप उसकी मिसाल क्यों दी जा रही है, क्योंकि वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। जापान एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, और वहाँ पे वो ये चीज़ को इंश्योर करते हैं कि भाई हमारा ये लॉ है कि जब आप अपना कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपकी डंपिंग जो सिस्टम होगा या जो आपका वेस्ट ड्रेन होगा उसका आप सिस्टम सबसे पहले तय करेंगे कि वो किस तरीके से जाता है और कहाँ डंप हो रहा है। वो ऐसे हमें सड़कों पे गिरा हुआ या फिर उससे आलूदगी नहीं फैला सकते। आपको कमाना है आप कमाएं, उससे हम नहीं रोकते। जापान की अगर मैं मिसाल आपको दूं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है और इसके चारों तरफ एक नाला गुजर रहा होता है, पाइप गुजर रहा होता है, और उसी में उनका जो सारा वेस्टेज होता है वो उससे गुजर रहा होता है, और उसी में वो अपना वेस्टेज इतना दिखाते हैं कि उसको वो इतना रिसाइकल करते हैं, उस जो गंद को है वो रिसाइकल करके जो भी पानी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जो वाटर ड्रेन होता है, उसको वो इतना रिसाइकल कर देते हैं कि उसके अगले जो उसके बराबर में जो एक नाला बना होता है उसमें वो लोग मछलियाँ छोड़ देते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट के वाटर पोल्यूशन की जब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो उनका तो सबसे बड़ा जो टॉपिक या इशू है ही ये कि उनकी पूरी मरीन लाइफ इस वजह से तबाह हो रही है। वाटर पोल्यूट हो जाता है तो आपकी मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, लेकिन जापान में उनके लॉ और उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन इतने सख्त हैं कि वो पानी को इस कदर रिसाइकिल करके अच्छा बना देते हैं या इतना साफ कर देते हैं कि वहाँ पे जो मरीन लाइफ बोला जाए या मछलियाँ हैं उसमें सरवाइव कर रही होती हैं। ये मिसाल इसलिए यहाँ पे फिट बैठती है क्योंकि अगर आप बात करें जैसे हम एक और मिसाल ले सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी आपको पता है कराची में बारिशें हुई और क्या हाल हुआ था। वो कराची में जो बारिशें हुई उसमें जो हाल हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वही ख़राब है, नाले हमारे कचरों से भरे पड़े हैं, उसमें इतना कचरा है कि उसका कोई रद्दो अमल ही नहीं है कि उसको ठीक किया जा सके या उसको किस तरीके से निकाला जाए। पता नहीं 5-5 साल से या 6-6 साल से कि नाले ही साफ़ नहीं हुए हैं। तो जो पानी रेन का जो हमारा बारिश का पानी था जिसको हम सेव करते, बजाय उसके हमारे लिए वो अजियत बन गई। जो गटर का पानी भी था वो भी उबल उबल के उसमें मिक्स हो गया और वो हमारे लिए एक अजियत की सिचुएशन बन गई। हमारा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उसके ऊपर हमारे पास एक मैनेजमेंट ही नहीं है और उसने हमारे पूरे एनवायरनमेंट को और ज़्यादा गंदा कर दिया। पहले ही गंदा था लेकिन आफ्टर क्या कहते हैं, जब पानी ठहरता है आपको पता है मच्छर होते हैं, मच्छर से डेंगू, मलेरिया ये सारी बीमारियां होती हैं और इससे ज़्यादा गंद गलाजत जितनी भी हो उससे सिर्फ बीमारियां ही फैलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ तक आप लोग मिस ये वाला पॉइंट आप दोबारा जो मतलब पॉइंट बता दें जो आपने बोला था स्टार्ट में, समझ तो आ गया। इनकम राइजेस सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इनिशियली वर्सन बट देन इम्प्रूव्स। पहले खराब हो जाते हैं और उसके बाद ठीक होने लगते हैं। और वो ठीक किस तरीके से होता है, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से आती है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक कोल माइनिंग हो रही होती है तो वो पूरा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोल माइनिंग हो रही होती है वो इकोलॉजिकली बहुत पोल्यूट हो जाता है।
बाद में जब आपकी इंडस्ट्री लग गई, आपने डेवलप किया, इतना डेवलप किया, फिर आपने उसी में सफाई सुथराई ये सारी चीज़ें करवा ली, वहाँ पे आपने बिल्कुल अपना ड्रेनेज सिस्टम या डंपिंग सिस्टम अच्छा बनाया, और उसके तहत आप लोगों ने उसकी इम्प्रूवमेंट में मदद करना, या फिर आपने इम्प्रूवमेंट में हिस्सा जो डालना है वो डल गया उस वक्त, ठीक है। पहले पॉइंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब डेवलप होती है हमारी इकोनॉमी तो जो कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो डिक्लाइन हो जाती हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है लेकिन उसके बाद भी चंद क्या कहते हैं, पहले हमारे जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, इशू होते हैं, वो ख़राब होते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्रूव की सूरत में आ जाते हैं, जिसकी मैंने आपको जापान की मिसाल दी। और इसके अलावा मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मिसाल दी कि अब बाहर के ममालिक में तो ये हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपनी छतों को इस वजह से इतना साफ रखते हैं कि वहाँ से जो पड़ला तो हर घर में होता है ना, जो छतों पे लगा होता है और पानी नीचे जिस पाइप से गिर रहा होता है, वो तो हर घर में होता है। वो वहाँ से पानी जमा करते हैं, सेव करते हैं, और बाहर के तो रिसोर्सेज इतने हैं डेवलप्ड कंट्री के कि वो इतना उसको रिसाइकल या अच्छा कर लेते हैं कि वो पी भी सकते हैं। अगर ना भी पी सकें तो आप पौधों के देने के काम, सब्जियां उगाने के काम, या इन कामों में तो वो पानी आ ही सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो इन सारी चीज़ों से महदूद है, लामहदूद ही है। हम उन चीज़ों में पहुंच ही नहीं पा रहे कि हम उसको ठीक कर सकें, या हम अपनी सिक्योरिटीज़ को उस तरीके से अपना एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दे सकती हूँ कि बहुत सारे क्या कहते हैं, एमएनसीज जो होती हैं, वो पहले जब अपनी इंडस्ट्रीज लगा रही होती हैं उस वक्त तो बोलते हैं कि भाई हम बड़ा ख्याल रखेंगे एनवायरनमेंट का, और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपने गेन के चक्कर में कभी कभार लालच आ जाती है ना इंसान को भी, इस तरीके से इंसान को क्योंकि लालच आ रही है, यार 10 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई मसला नहीं, छोड़ो दफा करो, 10 पैसे जो मिल रहे हैं वो तो कमाए। लेकिन जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं, वो तो हाईली ग्रीडी होती हैं। उनमें जितना लालच है उतना लालच तो किसी में है ही नहीं। वो तो होती ही लालची हैं क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको हर सूरत में प्रॉफिट चाहिए, फिर चाहे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, फिर चाहे कोई भी और मसला मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, या उनका जो मकसद, मेन मकसद होता है वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इस प्रॉफिट को जो हमें वो दिखाते हैं, और उसके बाद वो सारी चीज़ें करते नहीं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। अब आम आम लैंग्वेज में तो अगर यहाँ पे कोई भी बोलना चाहे तो करप्शन हो, लेकिन यहाँ पे हम करप्शन का वर्ड यूज़ नहीं करते। यहाँ पे वर्ड होता है मिस एप्रोप्रिएशन। जो कहा गया वो नहीं हुआ, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट हो जाता है या मिस एप्रोप्रिएशन हो जाती है कि आपने हमें बोला कि आप पूरे ख्याल करेंगे, आप पूरा सिस्टम बनाएंगे, क्या आपका डंपिंग सिस्टम है या क्या आपका ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है, कहाँ आप अपना वेस्ट को डिज़ोल्व करेंगे या डिस्पोज करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम मूव करें अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है, जी सोहेल आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये पीपीटीज आपके पास हैं, ये प्रिपेयर? मेरे पास बेटा इसकी पीपीटीज तो नहीं है। आप लोगों को सारे नोट्स और मटेरियल मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लें आप लोग। चलो सही है, जी ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा जी, हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये है, एज इनकम राइजेस सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर्सन। बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन देखी जाती हैं जहाँ पे क्या होता है कि जब इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम खराब से खराब तर होती चली जाती है। अब वो कैसे, इस पॉइंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं पिछले 3 पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि आपकी नज़र में इस पॉइंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से बिल्कुल ख़राब सूरत हाल हो जाती है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक। मिस दोबारा बताएगा जो आपने बोला।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो अभी मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया है कि एज इनकम राइजेस सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वर्सन, खराब से खराब तर हो जाती हैं जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है। मतलब इनकम तो आपकी बढ़ रही है, पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क। मिस जैसे कि इस तरह कह सकते हैं इसको कि अब लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है एनवायरमेंटल को फ्रेश होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेश होना चाहिए, मगर वो वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ बना देते हैं। लाइक अगर वहाँ पे फील्ड्स वगैरह हैं, अच्छी मतलब दरख्त वगैरह हैं, वो ख़त्म कर देते हैं उसको, उसकी जगह वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि होनी कुछ चाहिए थी कुछ, वो हो कुछ गई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती हैं तो वो अपना वेस्ट जो होता है सारा, वो ऐसी जगहों पे जो है वो डंप करते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं करना चाहिए। इसकी वज़ह से पॉल्यूशन वगैरह भी आ जाती है ये एनवायरनमेंट तो में हमने और ऐसे सेकेंड, सॉरी कितना मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ कि ये तो हमने बात डिस्कस कर ली कि भाई जैसे हमारे पास 4 पैसे आ गए, ये तो हमने सूरत हाल उस वक्त देखी कि भाई हमारे पास थोड़े से पैसे आए, हमारी इनकम अच्छी हुई, हमने 4 पैसे कमाए तो हमने 1 रुपया या 18 लगा दिया एनवायरनमेंट पे। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिक्लाइन ही कर देते हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं और देखते ही नहीं कि एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, या उससे हमारे जो 4 पैसे 10 रुपए जो हमने कमाए हैं, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि आगे लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पे 40 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कमाए तो हमने 10 रुपए, लेकिन हमें 40 रुपए खर्च कैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, हमारा हमारी हेल्थ खराब होगी, हमें साफ हवा नहीं मिलेगी, हमें साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा, जिससे और माहौल हमारा आलूदा होगा, तो उससे हमारे बीमारियां फैलेंगी और उससे हमें क्या होगा, इवेंचुअली हम अपने मेडिकल फैसिलिटीज पैसे खर्च करते चले जाएंगे। क्या आपने कमाया तो 10 रुपए थे, लेकिन आपको अपने ऊपर ही अपने सर्वाइवल के लिए ही 40 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म तो कोई सोचता नहीं है इसको। अब इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल इस पॉइंट की ये दे सकती हूँ कि जब अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था, जब वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था, तो जो जंगलात थे उन जंगलात को उन्होंने काटना स्टार्ट किया और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट की। और उन जंगलात में कौन रहते थे, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस जिनको कहा जाता है वो उन जंगलात में रहते थे। तो भाई उन जो रेड इंडियंस था उन्होंने बोला कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हम रहते हैं और ये हम जंगलों में रहते हैं और हम इसी तरीके से रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिहाजा इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। इस बात पे अमेरिका ने बोला कि तुम लोग बाहर में जाओ, जहाँ पे भी रहते हो रहो, या तुम लोग जियो मरो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे और हम इंडस्ट्रियलाइज मुल्क बनेंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो रेड इंडियन कौम थी या जो भी लोग थे वो नेस्तो नाबूद हो गए, उनको पूरे का पूरा जड़ से उखाड़ के मार दिया गया और बहुत ज़्यादा ह्यूमन वायलेशन हुआ, ह्यूमन एट्रोसिटीज़ हुई। ह्यूमन एट्रोसिटीज़ मतलब कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये भी लिंक्ड है कि आपके इंसानी जान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। कैपिटलिज्म ने हमें बताया कि हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड होना है और हम इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे। उन्होंने तो अमेरिकन ने तो बोल दिया ना कि भाई तुम लोग हमारे साथ आके रहो, हमारी तरह रहो। उन्होंने कहा हमें नहीं रहना, हम जैसे जंगलों में रहते थे हमें वैसे ही रहना है, हम तुम्हारी तरह डेवलप्ड या सिविलाइज्ड होके नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं रहना चाहते तो मरो, फिर उनको मार दिया। आज उनके किसी भी नस्ल का नामो निशान नहीं है। इस तरह तो ये अमेरिका की जर्नी है, इस तरह वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड बना। कितना ह्यूमन वायलेशन करके, कितना ह्यूमन ब्लड शेड करने के बाद वो जाके एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बना। ठीक है, तो कैपिटलिज्म हमें बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करो और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें बताती है कि पैसा कमाओ। पैसा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पैसा बनाने के लिए और कमाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि इंडस्ट्रीज को लगाना तो ज़रूरी है लेकिन उसको एक मैकेनिज्म में चलाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ और सिक्योर रहे और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे वक्तन ब वक्तन। ठीक है,
अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। रेड इंडियंस की बात कर ली। एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रीज़ के इस चैप्टर को लेके बहुत सारी जंगें भी होती हैं। जैसे कि एक आपको मैं नक्सलाइट्स है, NAXALITES, ठीक है, ये लोग हैं इंडिया में, नक्सल जिनको बोला जाता है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज गई, इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि आप जाके वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। वो लोग बड़ा देहात, गांव देहात टाइप है, और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज गई और इंडस्ट्रियलिस्ट गए, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट की। और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री का डंप, जो वेस्ट था वो वहीं डंप हो रहा था। जितना भी गंद लादत थी वो उधर ही फेंक रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो हम रहते हैं, और अगर तुम लोग इस तरीके से गंद लादत करोगे तो हम रहेंगे कैसे। तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे एक कुआं टाइप उनका था या तालाब टाइप था, जहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ते थे या बच्चे उसमें खेलते थे, नहाते थे, जो भी करते थे। उन्होंने कहा कि इसको भी हटाना पड़ेगा तालाब को। क्यों भाई? क्योंकि इंडस्ट्री का यहाँ से कोई मशीन लगनी है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं हटाएंगे, जब 1000 साल से ये यहाँ पे मौजूद है तो हम क्यों हटाएं। इस बात को लेके उन्होंने एहतजाज किया इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं, आप लोग इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं कर सकते और हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इस तरीके से उनके दरमियान पिछले को 30 साल से जंग हो रही है। नक्सलाइट्स और इंडियन गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है इस बात पे। वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज लग गई हैं, कुछ इंडस्ट्रीज वो लगने नहीं दे रहे। वो शिद्दत पसंद हो गए हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नेचर और अपनी सराउंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, तो जहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ह्यूमन एट्रोसिटीज, ह्यूमन ज्यादती, ह्यूमन ब्लडशेड या फिर ह्यूमन वायलेशन भी है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? हम आगे बढ़े। यस मिस, क्लियर है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जिनकी आपको, आप लोग जो भी अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं उसमें आप लोग 3 कॉलम बना लें, और उन 3 कॉलम में, बल्कि आप लोग रहने दें, मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर कर दूंगी, अभी सिर्फ आप लोग समझें, ठीक है। एक रिसोर्सेज होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। अब वो बायोटिक रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मौजूद हो, ठीक है। कुछ बायोटिक रिसोर्सेज ऐसी हैं जो ओरिजिन पे हैं, उनके पास तो है लेकिन हमारे पास नहीं है। अब वो अबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी है? वो जैसे आप लेट्स सपोज इसकी एक मिसाल ले लें कि यहाँ पे ये मिसाल आती है कि एक अच्छी हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं इस पे। अच्छा जी, इस पे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हर मुल्क के पास हर रिसोर्सेज मौजूद नहीं होती। कुछ उनके पास मौजूद होती है और कुछ उनको दूसरे ममालिक से इंटरेक्शन या कोऑपरेशन के ज़रिए हासिल करनी पड़ती है। यहाँ पे हम टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि किस तरीके की टाइप्स होती हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो कि हर जगह पाई नहीं जाती, सिर्फ अपने ओरिजिन पे होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो ये होती है कि सूरज हर दिन तुलू होता है, हमें पता है कि एवरी मॉर्निंग सूरज सनराइज होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता है कि हवा चलती है और वो चलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ना आप ना मैं ना कोई और। ये कुदरत का एक निज़ाम है, दिन होना है, दिन के बाद रात होनी है, ये एक निज़ाम है। ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि खुद ब खुद होती है, और ये सिस्टम नेचर का जो है वो चलता रहता है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं आता। और एक होती हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिस तरीके से लकड़ी, लकड़ी को जब हम जला देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। कोल को हम एनर्जी के लिए जब बर्न करते हैं वो ख़त्म हो जाता है।
वो रीन्यू नहीं होता, वो अपने आप में जनरेट नहीं होता, हम उसको कंज्यूम करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की बात और नॉन बायोटिक रिसोर्सेज की बात। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आ गया कि हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। एक एग्रीकल्चरल लैंड होता है और बहुत सारे लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चर्ड होते हैं। ठीक है, अब नॉन बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आ गया, इसकी एग्जांपल क्या लेंगे कि गवादर में जिस तरीके से, यहाँ पे हम गवादर की मिसाल ले सकते हैं कि गवादर में पानी नहीं है, ठीक है, और पंजाब में बहुत पानी है, लेकिन गवादर में क्या है, कोल बहुत सारा है, पंजाब में क्या नहीं है, कोल नहीं है। तो ये नेचर ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड करता है कि आप किस तरीके से एक ओरिजिन, जहाँ पे वो चीज़ मौजूद है वो हर जगह नहीं मौजूद। तो इस वजह से कॉपरेशन के साथ आप उन जो रिसोर्सेज को हैं वो हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक होते हैं रिसोर्सेज विच आर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज। अब डेवलपमेंट स्टेज में क्या रिसोर्सेज होते हैं इनको देखते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं जो कि हमें पता है लेकिन हम निकाल नहीं पाते। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में कोल की कोई कमी नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, किसी किस्म की कॉपर की कोई कमी नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान में सोने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास इतनी, वही बात आ गई कि हमारे पास इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको निकाल पाएँ। अब उसको निकालने के लिए भी तो हैवी मशीन्स चाहिए होंगी, और उन हैवी मशीन्स की ज़रूरत क्यों है, आप उसको निकालेंगे, आपको हैवी मशीन्स चाहिए, तभी आप उनसे वो कोल, वो कॉपर या वो फिर गोल्ड आप निकाल पाएंगे, इसके बगैर तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। किसी हद तक हम कोल भी निकाल रहे हैं, किसी हद तक हम सुई से गैस भी ले रहे हैं और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। पोटेंशियली उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी हद तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद होता है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज की मिसाल इस तरीके से दी जाती है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है हम उनको रिजर्व कर लें, या फिर ऐसे सॉरी, यहाँ पे रिजर्व रिसोर्सेज में आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये कह सकते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका ऑयल की, तेल के ऊपर तेल जमा करने में लगा हुआ है। ठीक है, अगर अमेरिका अपना 60 साल का तेल रिजर्व कर ले तो फिर क्या होगा, अगर तेल खत्म हो गया दुनिया से, ठीक है, कि ऑयल की फैसिलिटी खत्म हो गई, ये फ्यूल है ही नहीं हमारे पास, ये रिसोर्स ही नहीं है हमारे पास, या शॉर्टेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो अमेरिका फिर भी 60 साल तक चल सकता है, क्योंकि उसने अपना रिसोर्स जो था वो रिजर्व कर लिया, बचा के या जमा करके रख लिया। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन वो किसी और कंट्री में, पर हमने उनको स्टॉक कर लिया। अब जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या कर रही है, नेस्ले, मैंने आपको नेस्ले की मिसाल दी थी जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे कि नेस्ले ने जो डिफरेंट, अब नेस्ले तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है लेकिन उसने बहुत सारी फ्रेश वाटर्स की जो दुनिया में और कंपनीज हैं उनको खरीद लिया। अब जब उन्होंने उनको खरीदा तो क्या हुआ, उसने खरीदा और उसकी हेजेमनी हो गई इस रिसोर्स पे। दूसरा, उसने कहा कि ये लेक मेरा है, ठीक है ना, उसने एक फ्रांस, अभी नेस्ले पे यही तो केस चल रहा है कि एक लेक है जिस लेक पे उसने कहा कि ये लेक मेरा है, नेस्ले का ये लेक, इस लेक को नेस्ले ओन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह देना कि भाई ये रिसोर्स मेरी है और मैं इसको ओन करता हूँ, ये क्या होता है, स्टॉक कर लेना किसी भी रिसोर्स को। यहाँ पे ये बात नहीं आती कि उसने किससे लिया या क्या लिया, हम ये समझ रहे हैं कि स्टॉक, रिसोर्स को स्टॉक किस तरीके से किया जाता है। ये कुछ टाइप्स थी आपकी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की, और यहाँ पे ये टाइप्स ख़त्म होती हैं। हम इसको थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं।
आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मिस रिसोर्सेज नहीं को मिस जरा क्लियर है लेकिन जी बोलिए बोलिए। रिसोर्सेज जो थी ना मिस उसको जरा एक बार रिकॉल कराइएगा। रिसोर्सेज जो थी, अच्छा, बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसमें थी बायोटिक रिसोर्सेज और नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। बेस्ड जी ऑन, वैसे मैं आपको पीपीटीज में दे दूंगी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी, जिसमें कौन सी थी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। और बाकी थी बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट के साथ साथ बेस करती है। वो कौन सी थी, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक ठीक है। रिजर्व। ये जी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थी। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। जी जी हारिस, कोई नहीं मैम, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन कोई सवाल, कोई एग्जाम्पल या नहीं। कुछ इसमें आप लोग पॉइंट अच्छा सा इंक्लूड करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी आप लोगों की किसी ने यहाँ से क्लास अगर छोड़ी है तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई है, तो काइंडली क्लास को लीव मत कीजिएगा। अच्छा जी, हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ जाती हूँ मैं। अब आपने ये भी समझ लिया कि इन्वायरमेंट क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरीके से ये डेवलपमेंट मजीद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्रिएट करती है या फिर कितना उसको सॉल्व करती है, ठीक है। ये जो रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक है, या जो इकोनॉमिक वर्सेस इन्वायरमेंट है, ये रिलेशन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन बैलेंस नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जाएगी और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होता चला जाएगा, तो जो बैलेंस अगर ख़राब होगा तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा और कुछ वक्त के बाद इकोनॉमी भी डिग्रेड हो जाएगी। वो किस तरीके से, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे पैसे कमा भी लिए, मैंने आपको पहले ही मिसाल दी थी कि आपने बहुत सारे पैसे कमा भी लिए, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका तो कोई फायदा नहीं है कि बाद में जब आपका एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट हो जाएगा या आप मर जाते हो। लॉस सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता, एक इंसान मर जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है, ह्यूमन लॉस है, सही है। आपका ह्यूमन लॉस हो गया, आप जिंदा ही नहीं है, तो आप क्या उस पैसे का करेंगे? आपको उस पैसे को यूज करने के लिए, उस इनकम को इंजॉय करने के लिए आपको जिंदा होना जरूरी है। ये तो फंडामेंटल पॉइंट है कि आपका जिंदा रहना जरूरी है, तभी आप उसको यूज कर सकेंगे। आप जिंदा ही नहीं है तो आप यूज कैसे करेंगे? तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट पे चलते हैं हम कि लेस एनर्जी इंटेंसिव एंड मोर इन्वायरमेंटली साउंड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हमें एनर्जी कंज्यूम करनी है, हम एनर्जी बनानी है, हम एनर्जी के अलावा नहीं चल सकते। बिजली हमें हर काम के लिए चाहिए। बिजली हमें इस वक्त भी चाहिए कि हम अपनी क्लास कंडक्ट कर सकें। बिजली हमें इसलिए भी चाहिए कि हम अपना दीगर काम या फिर हमारी एक नॉर्मल लाइफ को रन कर सकें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतने डिपेंडेंट हो गए हैं इस इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल पॉइंट बन चुका है, ठीक है। एक असेंशियल रिसोर्स है हमारे लिए। अगर वो हमारे पास नहीं है तो बहुत मसला है इसमें, इस चीज़ को हम टैकल नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो एनर्जी बनना, एनर्जी बहुत तरीक़ों से बन सकती है, लेकिन हम ऐसे तरीके इख्तियार करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी
सही रहे, वो खराब ना हो। अब क्या, आप सूरज और पानी के जरिए जो सोलर हमारी एनर्जी है उसके तहत भी आप एनर्जी बना सकते हैं, और आप एनर्जी कोल से भी बना सकते हैं। कोल से आप एनर्जी बना रहे हैं, आपका जो बजट लग रहा है वो लग रहा है 1,000 रुपये, लेकिन जो सूरज और पानी के तहत आप सी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है, और उससे आपका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा और पोल्यूट नहीं होगा। लेकिन उससे और क्या होगा, उससे क्या चीज़, वो फिर हमारा बजट कितना लेगी, 1,00,000 रुपये। अब आपने फर्क देखा कि एक जहाँ हम 1,000 में कोल से एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, और जहाँ हम 1,00,000 रुपये में क्या कहते हैं एनर्जी बना रहे हैं। अब इसमें फ़र्क क्या आ गया कि आपको अच्छा और रिलायबल काम करने के लिए भी फंड की ज़रूरत है। Without funding, without income, without money, you cannot do anything. फिर चाहे वो इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए हो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक की बेहतरी के लिए हो। आप इकोनॉमी की बात कर लें, इन्वायरमेंट की बात कर लें, फंड होना कांस्टेंट है, सही है। अब आपके पास फंड ही नहीं होगा तो लाजमी बात है आप वही चीज़ें यूज़ करेंगे, वही इंसेंटिव्स या वही मेथड्स यूज़ करेंगे एनर्जी को गेन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे या फिर इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हो। लेकिन जहाँ पे करप्शन नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, तभी तो जो आपने एक इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि इंडस्ट्रीज लगानी होती है, फॉरेन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में काम कर रही होती है, फॉरेन इंडस्ट्रीज चाइना में काम कर रही होती है, या दीगर फॉरेन इंडस्ट्रीज दूसरे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे मुल्कों में अपनी इंडस्ट्रीज क्यों लगाती हैं? क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए, उनको वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एक प्रोडक्ट चाहिए। वो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, उसकी इंडस्ट्री तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। और हम गरीबों, हम क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हम ये समझते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें काम दे दो, हम तुम्हारे नाइकी के जूते बना देंगे, हम तुम्हारे एडिडास के शर्ट्स प्रिंट कर देंगे और उसके जूते बना लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे लाएं, और अपने क्या कहते हैं, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें और आप हमें दें, ये एजाज़ हासिल हम करना चाहते हैं कि हम ये सब कुछ कर पाएँ और हम अपना गेन हासिल करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग तो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज उनके मुल्क से ही बाहर लगें, उनके पास तो प्रोडक्ट जाएगा, वो प्रोडक्ट उनका है, वो उन्हीं के पास जाएगा, और उनको होलसेल अपना प्रोडक्ट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन से बच गए। और इंडस्ट्री कहाँ लगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और जैसे हम जैसे मुल्क जो होते हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, या फिर पाकिस्तान है, इन मुल्कों का इन्वायरमेंट का पहले ही जहाँ पे इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है या फिर इतनी हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे मज़ीद हालात ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है और ये हमें सोर्सफुल लगता है, इस वजह से हम ये काम करते हैं। और उसमें भी फिर हमारी अपनी लालच होती है कि वही मल्टीनेशनल हमारी अपनी से मुराद के हम लोग चला नहीं रहे हैं इंडस्ट्री, और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि उनका जो वेस्ट है वो कहाँ डंप हो रहा है या वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम क्या है, वो किसी इस चीज़ को नहीं देखते और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगती, इंडस्ट्री उससे दूर दराज एरिया में लगती है, और उस दूर दराज एरिया में जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, जंगलात, और फिर वो देखते हैं कि जंगलात हो या फॉरेस्ट हो, उसको उनको काटना पड़ता है, और उसको काटना पड़ता है तो ऑब्वियसली आपने जब अपने जंगलात ख़त्म कर दिए तो वैसे ही आपने एक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि आपकी स्टेट में ये कैलकुलेटेड है कि आपके स्टेट में 25% फॉरेस्ट होना चाहिए और 75% पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उस पॉपुलेशन में इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, कंपनीज भी आ जाती हैं, सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, सब आ जाता है, ठीक है। और आपका जो 25% ऑफ जोग्राफिक लैंड है आपके स्टेट का, वो पूरा फॉरेस्ट होना चाहिए। उस सूरत में आप अपना इन्वायरमेंट, आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट या आप एक अच्छा इन्वायरमेंट इंजॉय कर सकेंगे, उसके अलावा नहीं। और हमारे आप सूरत हाल देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट की क्या है।
या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एनवायरनमेंट के हालात क्या हैं, या आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएं उनके एनवायरनमेंट के हालात, फिर भी जाहिर सी बात है हम कंपैरिजन अगर डेवलप्ड कंट्री से कर रहे हैं तो फिर हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनके तो रिसोर्सेज और उनका जो रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट की अब इतनी केयरिंग कैपेसिटी बची ही नहीं है कि वो इतना सारा वेस्ट एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट अपना डिस्कस किया, इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। राना शहबाज, आपने जो पूछा है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, एक तो आप इतना लेट आए हैं, दूसरा कि टॉपिक ये चल रहा है कि हम इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से हार्म करती है या फिर हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। जितना आप ज़्यादा क्या कहते हैं अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करेंगे, जितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आपके पास कुछ करने को, आपका जो रेट ऑफ पॉवर्टी है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट होता चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रीज ही गंगलाजत नहीं कर रही, हम भी हम जो आम आवाम है या फिर जो पब्लिक है, जो पीपल रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन इस मुल्क में रह रही है, हम भी तो गंदगी कहीं पे भी फेंक देते हैं। हमारा भी कोई डंपिंग सिस्टम नहीं है और फिर हम ये कहते हैं कि क्योंकि हम यूनियन के लोग, यूनियन ने कोई निज़ाम नहीं बनाया, म्यूनसिपल कमेटी ने कोई निज़ाम नहीं बनाया, तो हम किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करें। लेकिन ऐसा नहीं है, एज अ इंडिविजुअल हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमें किस तरीके से, जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं इस तरह हम अपना एनवायरनमेंट भी साफ रखें, तभी हम उसको सस्टेन कर पाएंगे या एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार पाएंगे। अच्छा जी, न्यू इन्वायरमेंटली सेफ टेक्नोलॉजीज, ऐसे मेथड्स या ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट का नुकसान कम हो। अब जिस तरीके से हमने सोलर एनर्जी की बात की है, जिस तरीके से हमने दीगर रिसोर्सेस की बात की कि बहुत सारे वेज हैं, आप पानी के ज़रिए, आप सूरज की रोशनी के ज़रिए भी बिजली बना सकते हैं और आप वो एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। और बहुत सारी दीगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो कि आपके जो ड्रेनेज सिस्टम को है वो भी ठीक कर सकते हैं। आप एक अपना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं, आप वेस्ट डिस्पोजल की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बना सकते हैं जहाँ पे सारा वेस्ट जाके डिस्पोज हो और अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज किया जा सके और अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज किया जा सके और इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ग्लोबल जो वेलफेयर है, ग्लोबल वेलफेयर की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेलफेयर के कंट्रीज़ को, जो स्टेट्स हैं उनको अपने दरमियान क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑपरेटिवली उनको काम करना चाहिए। और इकोनॉमिक थ्योरी है उसके दो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं वो बता देना चाहिए, और वो गुड्स किस तरीके से होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक गुड्स होते हैं प्राइवेट गुड्स, एक होते हैं पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स में और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस क्या है? पब्लिक गुड्स तो ये है ना कि हवा, पानी, ये सारे हमारे पब्लिक गुड्स हैं, ये हर किसी के लिए, और कोई इंसान इसके बगैर रह नहीं सकता। लेकिन आपने अभी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये मिसाल दी थी कि किस तरीके से पानी की जो कंपनी है नेस्ले, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, एमएनसी, ये किस तरीके से एक लेक को कह रही है कि वो लेक मेरा है और उस पर मेरी अथॉरिटी है, इससे कोई भी पानी ले नहीं सकता या इस लेक का पानी कोई भी कंज्यूम नहीं कर सकता।
अब उससे अगर कोई पूछे कि आप, अब ये भी कंट्रीज को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके मुताबिक वो प्राइवेट गुड्स क्या है और वो पब्लिक गुड क्या है। वो किसको प्राइवेट गुड समझते हैं, वो हवा को प्राइवेट गुड समझते हैं, या वो किस चीज़ को प्राइवेट गुड समझते हैं अपना, या उनकी नज़र में पब्लिक गुड क्या है और प्राइवेट गुड की डिफ्रेंशिएशन उसके दरमियान है क्या, ये उन ममालिक को मिलके डिसाइड भी करनी पड़ेगी। और इस पे बहुत सारी ट्रीटीज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन उस पर एज सच कोई काम नहीं हो रहा। वो दिखाने के तो कह रहे हैं, हाथी के दिखाने के दांत तो हैं, लेकिन वो खाने के उससे अलग हैं। आपने बना दिया, आपने एक प्रोजेक्शन दे दिया कि भाई हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपने ये तो नहीं देखा कि भाई इंडस्ट्रीज़ क्या इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, नहीं, इंडस्ट्रीज़ तो उसी तरीके से काम कर रही हैं, उसी तरीके से उनका वेस्टेज जा रहा है। आपने किसी चीज़ का चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे हैं। या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, तो आज आप कराची के हालात देख लें कि वो बारिश जो हुई थी वो अगस्त में हुई थी, और आज नवंबर है और नवंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर जो किसी की तरफ से भी क्या काम हुआ, कुछ भी काम होना स्टार्ट हुआ, कोई नाला वगैरह साफ करना, वो तो उस वक्त उन्होंने दिखाने के लिए जो किए थे, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो सफाई, वो वेस्ट उठाया गया, या बिल्कुल अभी तक वो काम जारी सारी है। आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि वो किस तरीके से अपना सिस्टम रन कर रहे हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट हुई उसके बाद कोई नई चीज़ आपने देखने को मिली कि नहीं ये चीज़ इम्प्रूव हुई है और इन्होंने ये एक अच्छा काम किया है इसको सही करने के लिए, कि जो बारिशों में हुआ वो अब ना हो, जिस तरीके से अर्बन फ्लडिंग हुई वो ना हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको छोटा सा स्टेटिस्टिक्स दे देती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि दुनिया के 2% पॉपुलेशन, दुनिया के 25% रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है, यूज कर रही है। सिर्फ 2% पॉपुलेशन दुनिया के 25% रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रही है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा और कितना बुरा डिसबैलेंस है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस वजह से भी जब कोई भी चीज़ एक्सेसिव या कोई भी चीज़ बिल्कुल कम होगी तो वो खराबी पैदा करेगी। एक तरफ जहां आप 25% रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और एक तरफ बाकी पूरी आवाम जो 92% आवाम है वो दुनिया की, वो आपके 75% सिर्फ रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो उस रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वो इक्वली डिवाइड तो कभी भी नहीं हो पाएंगी, और उसकी वजह से कितने और इश्यूज क्रिएट होंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ओजोन लेयर का जो मैटर है, ये सारी चीज़ें फिर होती चली जाएंगी, इसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं आएगा। अच्छा जी, अनएथिकल डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट बाय डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू शिफ्टिंग ऑफ डर्टी इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, और जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हो, जिसका वेस्ट बहुत ज़्यादा हो या उसका वेस्ट बहुत खतरनाक हो इन्वायरमेंट के लिए, वो सारी शिफ्ट हो रही है कहाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज में एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें आती हैं, आप अक्सर देखते होंगे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सारी चीज़ें इन चीज़ों में मिक्स हो रही हैं। किस तरीके से वो अपना डंप यहाँ पे, अपना वेस्ट यहाँ पे डंप कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करके। उसके बाद केमिकल वेस्ट डंपलिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंपलिंग्स। अब ये सारे डंपलिंग्स, जाहिर सी बात है, जब आपने इंडस्ट्रीज शिफ्ट की हैं तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम करेंगी तो ऑब्वियसली फिर वो उनका केमिकल वेस्ट भी निकलेगा, उनके और दीगर इलेक्ट्रॉनिक और एयर और वाटर पोल्यूट, हमारा ये सब कुछ होगा सारी, क्योंकि वो वेस्ट कहीं ना कहीं डिस्पोज तो हो गई ना, तो वो हमारे नालों में होगा, नदियों में होगा, पर हमें उसको यूज़ करना नहीं आ रहा कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करें और चलाएं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। पहले हमने इसमें पढ़ा
कि इन्वायरमेंट में बायोटिक्स और अबायोटिक या नॉन बायोटिक क्या होता है। मैं आपको एक बार समराइज कर रही हूँ पूरा कि बायोटिक, नॉन बायोटिक या अबायोटिक क्या होता है। अबायोटिक, नॉन बायोटिक इज द सेम थिंग। ओके, मैं उसको नॉन बायोटिक ही बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से इकोनॉमिक जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट होता है। हमने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि जब इनकम राइज होती है कुछ इस तरीके से मामलात होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से। हमने उसके 3 वेज पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके के इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं और उनकी क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्लोबल कोऑपरेशन पे या बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट पे क्या ओपिनियंस हैं और क्या कहा जाता है वर्ल्ड वाइडली कि क्या करना चाहिए रियासतों को या क्या करना चाहिए स्टेट्स को इस मसाइल को हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। अब हमारा सेशन है, आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन से जिसको जो समझ नहीं आया वो अपना अपना सवाल पूछ सकता है। क्लियर है मिस, मुझे यहाँ तक सब कुछ। जी हारिस, जवेरिया, क्लियर है मैम मुझे भी। अच्छा जी, मौजूद कौन कौन है? हारिस मौजूद है? जी मैम। यस मिस, क्लियर है मुझे भी। ओके, जवेरिया मौजूद है? जवेरिया यस। और राना शहबाज, मैम प्रेजेंट। सोहेल, यस मैम। गुड। अच्छा जी, इसके अलावा कोई था यहाँ पे? किसा यस आपकी मैम, मैंने लगा दी? प्रेजेंट। मैम सो फार मैं थोड़ा सा लेट हो गया था ज्वाइन करने में, लेकिन जितना सुना है उतना समझ में आ गया। बाकी चीजें ये हैं कि इनसे अब कोऑर्डिनेट करके देख लूंगा। ठीक है, आपको इसका मटेरियल भी मिल जाएगा और मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे पास हार्ड कॉपी थी लेकिन आपको मैं मटेरियल फिर भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसका मेरे ख्याल से मैं आपको पीपीटी ही बना के प्रोवाइड कर दूंगी, वो बेटर रहेगा। छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, उन टर्म्स की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है। आप अपने मज़ीद जो आपके मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या मामलात हैं और क्या नहीं है। और इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा सा मैम असाइनमेंट मैं देना चाहती हूँ। आप लोग एक असाइनमेंट बनाइएगा जिसको कोई किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फिजिकली। आप लोग मुझे सेंड करेंगे, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको दे रही हूँ या मैं आपको गूगल क्लासरूम में आपका बना दूँगी, उसमें आप पर्सनली मुझे वो असाइनमेंट सेंड करेंगे। आपको तकरीबन 1000 वर्ड्स मतलब 2 पेज, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके 2 पेज, एक पेज पे 500 वर्ड्स आते हैं, 2 पेज तक की समरी लिखनी है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और इकोनॉमी ग्रोथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है या किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से इनके दरमियान बैलेंस टाइम होना चाहिए। अब इसमें आप ऐसे की तरह लिख लें, आपकी मर्जी है। आपको डिवाइड करके लिखना है क्या कहते हैं हेडिंग्स में, तो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप लोगों के लिए इजी रहे। लेकिन आपकी ओन वर्डिंग्स में होनी चाहिए। अगर आप किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। ठीक है, और मैं उसी गूगल क्लासरूम में बता दूंगी कि आपने सबमिट कब तक करना है। मैं इसी अभी आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने वेडनेसडे तक मुझे ये सबमिट कर देने हैं गूगल क्लासरूम में। आई विल एड यू ऑल पीपल जो कि अभी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट मौजूद हैं और मेरे पास इन लोगों की अटेंडेंस है, तो आप लोगों के असाइनमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। और इसी पार्टिसिपेशन के जो वो आपके नंबर हैं वो इसी को ही देख के दिए जाएंगे। कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकल मैम मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं कोई मसला नहीं है, इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, इस पर कोई वो नहीं कटेगा या कोई वो
मामला नहीं है। आप लोग अपनी ओन वर्डिंग में जो भी आपको समझ आया आप लिख सकते हैं। जी बोलिए। मैम इस ये जो कमिंग थर्सडे है इससे पहले आप नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, सो मैं हम आपको थोड़ा नोट की रिवाइज कर पिक्चर भेज लेंगे। दूंगी। जी। हाँ, ऐसे कर लीजिएगा वरना ताकि फिर अगर जो मेन नोट्स मेन नहीं भी हेडिंग्स है है ना, ना हम रिवाइज देखिए कर लेंगे। ये एक इतना बहुत आम टॉपिक है, ये इतना ही क्या कहते हैं राना शहबाज, मैंने अभी तक गूगल क्लासरूम में आपका बनाया नहीं है। जैसे ही बना दूंगी तो मैं आपको कोड वगैरह सब आपके ग्रुप पे भेज दूंगी, उसकी टेंशन ना करें आप। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो भी ये अगर आप लोग खुद भी गूगल से इसको सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इस पे आपको पूरे पूरे ऐसे लिखे हुए भी मिलेंगे। तो अगर आप उसको पढ़ के समझ के अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे समझेंगे लिखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। सॉरी मिस, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने असाइनमेंट बताया था कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो भी आपस में जो मतलब एक दूसरे को वो इसके आगे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट कर देंगी? इकोनॉमिक जो भी आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं क्लास में, उसी का ही आपको एक समरी या ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आप उसको गूगल से सर्च कर सकती हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उसकी पिक्चर्स खींच के भी आप लोगों को भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है। आप उससे भी देख लीजिएगा, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ओन वर्डिंग्स में होना चाहिए। बाकी आपको इसकी ओके डिटेल मिस, मैं गूगल थैंक यू। क्लासरूम में लिख लूंगी ताकि आप लोगों को वो सब समझ आया हो, ठीक है। इसकी पीपीटी मुझे नहीं लगता बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो पीपीटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर उस मटेरियल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीपीटी में मैं क्या लिखूंगी उस नोट से लिखूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करना चाहें तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इशू ऑफ टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, कि टेररिज्म क्या है और हम उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।